गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण देखते हैं। इसमें पहले पढ़ना है अपरिमेयता के बारे में। कोई भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में देखते हैं। पहला है परिमेय 1.4। परिमेय 1.4 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया। परिमेय 1.4 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। कैसे है सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, इसके विपरीत हमको मानना है। मानेंगे √2 एक परिमेय संख्या है और यह मान्यता अंत में गलत होनी चाहिए। अगर हमारी मान्यता गलत हो जाएगी तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं होके अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए हम पहले मान लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्या की परिभाषा लगा देते हैं। इसलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा क्या कहता है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है ना। तो परिमेय जब इसको माना, परिमेय जब बन गया ये, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए √2 बराबर P/Q। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है, 0 है। इतना हम मान लेते हैं। और क्या मानेंगे, और माना कि P तथा Q दोनों में एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब एक के अलावा इसमें कोई और गुणनखंड नहीं है। या हम लिख सकते हैं इसको, या P और Q दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य किसको कहते हैं, जिसका महत्तम 1 हो, यानी एक दोनों में मिल रहा है, एक के अलावा जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो, है ना। तब क्या हो गया, √2 बराबर P/Q लेते हैं। इसके दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर इसको हम वर्ग करके देखते हैं। ये हो गया √2 का स्क्वायर बराबर ये हो गया P/Q का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया P/Q का स्क्वायर बराबर। अब क्या हो गया, या √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर ये हो गया P² बटा में हम 1 ले सकते हैं और इसको तिरछे गुना कर सकते हैं, है ना। या अब गुना कर लेते हैं, 2Q² बराबर हो गया P²। अगर हम 2 को इधर भेजते हैं तो ये गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है P² को काट रहा है। यहां लिखेंगे, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। लिखते हैं, इससे पता चलता है कि 2P² को विभाजित करता है। 2P² को विभाजित करता है।
इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। 2p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए जब p² को विभाजित कर रहा है तब p गुने p करेंगे तो p को भी काटेगा, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। अब माना कि p बराबर 2k, जहां k एक पूर्णांक है। यहां हम लिख सकते हैं 2p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2p का एक गुणनखंड है, p का एक गुणनखंड है ना। p2 जो है p का एक गुणनखंड है। यहां हम क्या देखे थे कि p और q दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड एक था, लेकिन यहां 2 आ गया, 2 जो है p का एक गुणनखंड है। अब देखते हैं, माना कि p बराबर 2k जहां k एक पूर्णांक है। अब इसका मान p का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में p बराबर 2k रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, ये 2q² बराबर क्या है p², तब p का मान हो गया 2k, तो 2k का स्क्वायर हुआ। या अभी क्या हो गया, 2q² रहा बराबर 2 दूनी 4k² हो गया। 2 को उधर कर देते हैं तो क्या होगा, q² बराबर ये हो गया 4k² बटा 2, 2 दूनी 4, या क्या हो गया q² बराबर 2k²। अगर हम क्या करते हैं, 2 को अगर इधर भेजते हैं तो गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भाग का मतलब क्या हुआ, जो q² को 2 काट रहा है। यहां लिखेंगे इससे पता चलता है कि कौन 2q² को विभाजित करता कर रहा है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा, ऊपर की तरह q को भी विभाजित करता है। इसलिए जब q को विभाजित करे, इसका मतलब q का ही गुणनखंड है, इसलिए 2q का एक गुणनखंड है। अब क्या देखते हैं हम कि 2q का गुणनखंड हो गया है ना, और ऊपर में हम देखे थे कि 2p का एक गुणनखंड है, और यहां हम माने थे कि एक के अलावे उसका कोई दूसरा अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम यहाँ क्या देख लिए कि उसका एक और गुणनखंड है ना, 2, जो p और q दोनों में है। इसका मतलब क्या होगा, जो हम माने थे वो गलत है। चूंकि अब यहां लिखेंगे हम, चूंकि यहां हम देखते हैं कि p और q का एक के अलावे एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। मतलब हम जो माने उसका विरोध हो रहा है ना, हम जो माने उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत है। हम जो माने थे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो मान्यता जो है क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब √2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः यहां लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, इसलिए √2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो जाता है। अब देखिए उदाहरण 10। उदाहरण 10 के पहले हम उदाहरण 9 देखते हैं। उदाहरण 9 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, हमने अभी सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम सिद्ध किया √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह से सिद्ध कर लेंगे हम √3 एक अपरिमेय संख्या है। आराम से सिद्ध हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं उदाहरण 10। उदाहरण 10 को बताना जरूरी है। देखिए उदाहरण 10 क्या है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम नोट कर लेते हैं। उदाहरण 10 नोट हो गया। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें पहले √3 को हमको दिखाना पड़ेगा। 5 माइनस √3 है तो हम पहले √3 को दिखाएंगे कि ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है। अगर अपरिमेय है तो इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या, तब इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम √3 को लेते हैं। तो माना कि उसी तरह से जैसे हम उसको सिद्ध किया था, माना कि इसके पहले जो उदाहरण 9 है उसमें भी है कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। अभी हम पहले √3 एक अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करते हैं, फिर इसको सिद्ध करेंगे, तो दोनों से उदाहरण एक ही में आ सकता है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से, जैसा कि पहले सिद्ध कर चुके, परिभाषा से क्या हो गया, √3 बराबर P/Q। अब P/Q कहां से है, क्या है ये, तो जहां इसको लिखेंगे, सॉरी, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 है। जब इतना है इसका मतलब है कि ये √3 परिमेय संख्या है ना। और क्या माने, और माना कि P तथा Q में एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसलिए अब लेते हैं √3 बराबर P/Q। अब क्या करते हैं, बटा में 1 लेके हम तिरछे गुना कर सकते हैं, है ना, जैसा पहले किया था। तो √3Q बराबर हो गया P। अब इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, है ना। अब वर्ग कर देते हैं तो √3Q का होल स्क्वायर बराबर हो गया P का होल स्क्वायर। या अब ये क्या हो गया, 3 3 9 9 का वर्गमूल 3, और Q का Q स्क्वायर रह गया, बराबर हो गया P स्क्वायर। हुआ कि नहीं। अब देखिए P स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं हम, देखिए 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है। अगर हम 3 को उधर कर देते हैं तो इधर तो 3Q स्क्वायर के साथ गुना में है, तो गुना बराबर के ऊपर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो P स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। मतलब क्या होगा इसका मतलब हुआ कि 3 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, काट रहा है। इसको लिखेंगे, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। यहां लिखते हैं इससे पता चलता है क्या पता चलता है, पता चलता है कि 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, काटता है, विभाजित करता है
इसलिए जब पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी गुने पी करेंगे तो 3 पी को पी काटेगा, इसलिए 3 पी को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए जब पी 3 पी को भी विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ कि 3 पी का एक गुणनखंड है, पी का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। देख लिया यहां। अब हम मानते हैं, अब माना P बराबर 3K, जहां K एक पूर्णांक है, K एक क्या है? पूर्णांक है माना। अब क्या करेंगे कि P बराबर 3K जो माना, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहां लिख देंगे समीकरण 1 में P बराबर 3K रखने पर रख देता है मान बच्चों। अब 3 क्या है? 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, P का मान कितना है? 3K, तो ये 3K स्क्वायर हो गया, या इधर आ गया 3Q स्क्वायर बराबर, ये हो गया 3 तिया 9K स्क्वायर। 3 को उधर कर देते हैं तो Q स्क्वायर बराबर क्या रह गया? 9K स्क्वायर बटा 3, 3 तिया 9 कट गया, क्या आ गया? या। अब क्या आ गया? Q स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर। अगर 3 को हम इधर भेजते हैं तब क्या होगा? 3 को यदि हम इधर भेज देते हैं तो इसको काट रहा है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि 3 किसको? Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 किसको विभाजित करेगा? इसलिए 3 Q को भी विभाजित करता है, इसलिए 3 Q का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब हम पहले मान चुके थे, पहले माने थे कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां हमने देख लिया कि 3P का एक गुणनखंड है, यहां हम देख रहे हैं 3Q का एक गुणनखंड है। पहले देखा था कि माने थे कि कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब हल किया तो निकल गया कि 3 गुणनखंड दोनों का है, अतः हमारी मान्यता तो गलत हो गई ना। यहां सीधे लिखेंगे इससे निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि P और Q का एक के अलावे दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड, दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। इस तरह से √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। हाँ, अब हमें सिद्ध करना है, चूंकि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको हम मान लिया। इसलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से हम क्या देख रहे हैं? परिमेय संख्या की परिभाषा से इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस √3 बराबर P बटा Q। यहां हम लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 है। तब क्या होगा? अब क्या करें? इसको 5 को हम उधर कर देते हैं, या इधर रह गया 5 माइनस P बटा Q बराबर हो गया √3, ठीक है। या
अब एलसीएम लेंगे तो क्यू हो गया 5q हो गया माइनस p बराबर हो गया √3। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, चूंकि p और q, चूंकि देख लेते हैं p और q दोनों पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए 5q भी एक पूर्णांक है ना। देखते हैं, इधर ही देख लेते हैं, इतना में आ जाएगा, है ना। इसलिए क्या हो गया 5q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या हो गया। चूंकि पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। परंतु ये तो परिमेय संख्या हो गया, परंतु ये क्या है? √3। हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है? अपरिमेय है। √3 एक अपरिमेय, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं ना, ऊपर अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ क्या हो गया? ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। इसलिए परिमेय बराबर अपरिमेय। अपरिमेय यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? परिमेय बराबर अपरिमेय। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यहाँ लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है ना, असंभव है, असंभव है। ये संभव नहीं है, परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता, है ना। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका 11 उदाहरण 11 भी इसी तरह का है। जिस तरह से हम 10 सिद्ध किए उसी तरह से हम उदाहरण 11 भी सिद्ध करेंगे। उदाहरण 11 देख लीजिए क्या है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम उदाहरण 10 की तरह ही बना सकते हैं, इसलिए आपको स्वयं उसको बनाना है। अब हम अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.3 का हल बताएंगे। इस वीडियो को अच्छा तरह से देखिए, पढ़िए, समझिए। समझ में आए, बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।